नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के शो में कई बड़ी खबरें हैं। यूपी से जुड़े तमाम अपडेट हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे हर खबर पर। और रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर डबल डेकर बस एक टैंकर से टकरा गई। टकराने के बाद हाईवे पर बस कई बार पलटी। दर्दनाक हादसे में 18 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 19 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। उत्कर्ष, यह हादसा कैसे हुआ और जांच में अभी तक क्या कुछ पता चला है? देखिए, मैं सबसे पहले इस हादसे पे जो आप कारण पूछ रहे हैं वहाँ से शुरू करता हूँ। जो कि जी। सीओ के हवाले से है। उस पूरे इलाके के बांगरमऊ के सीओ ने बताया कि टैंकर जो है वो दरअसल बस से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। बस वहाँ जा रही थी और उसके कारण ये हादसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये हादसा इतना भयावह था वरुण, कि वो जो बस है और कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं उस घटना स्थल की, या जो शव वहाँ पर थे या जो घायल थे जिस परिस्थिति में, कि वो हम दिखा नहीं सकते। उस पूरी बस के 2 हिस्से हो गए, मतलब वो इतने ज़बरदस्त तरीके से, इतने ज़ोरदार तरीके से टकराई कि 2 हिस्से हो गए। दरअसल वो जो कंटेनर है वो खराब था, ऐसा कहा जा रहा है। वो आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ा, उसके बाद वो वहां पर रुका और जो बस थी उसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा थी। तो आगे बढ़ते कंटेनर में वो बस पीछे से आकर घुस गई, और जब घुसी तो बस का एक तरफ का जो हिस्सा है, यानी कि अगर मान लीजिए कि बस ड्राइवर ने शायद अपने को बचाने की कोशिश की होगी, वो अपनी बस को कुछ किनारे ले गया होगा, लेकिन जो हिस्सा जो कंटेनर से टकराया, वो पूरा का पूरा हिस्सा उस कंटेनर से टकराते हुए ही आगे चला गया। उस पूरे हिस्से को उस कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया। और उसके बाद जो तस्वीरें आई, जो हादसा है उसकी पता ऐसे पता चल जाती है झटके में। जो पहली जानकारी आई थी कि 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है। 30 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं वरुण। और बिहार से ये बस निकली थी और उसके बाद ये आगे जा रही थी, और उसी लिए लगातार, मतलब अगर आप घटनास्थल की बात करेंगे तो वो जो कंटेनर था वो उस बस की टक्कर से पलटकर पूरे के पूरे आधे एक्सप्रेसवे पर, और आधा जो बीच का एक डिवाइडर वाला हिस्सा होता है वहां पर वो गिर गया था। ये हादसा जब हुआ उसके ठीक बाद वहां पर तो राहत बचाव का कार्य शुरू हुआ, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संख्या में इसमें हताहत रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और कई तमाम गणमान्य लोगों ने, कई तमाम बड़े लोगों ने इस हादसे पर दुख जताया है, ट्वीट किया है। फिलहाल अभी भी अगर वस्तुस्थिति की बात करें तो जो मृतक हैं उनके परिवारों से संपर्क करके शवों को भेजने की और शवों के पोस्टमार्टम की या जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन का ध्यान इस ओर है कि वो जो घायल हैं उनकी संख्या में किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी ना हो जाए। जो तमाम घायल हैं उनको समुचित इलाज मिले, और अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है कि कुछ को रेफर करने की जरूरत हो, तो जो उन्नाव है, उन्नाव के आसपास इलाज के बाद उनको कानपुर या लखनऊ का रेफर करने की जरूरत पड़ती है, तो प्रशासन उसके लिए भी तैयार है, उसके लिए भी अलर्ट है। इस बीच में ढेर सारी गतिविधियां जो हुई, ढेर सारे जो अपडेट हुए, उन सब के बीच में सवाल भी खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरे हादसे पर सवाल खड़े किए। मतलब उन्होंने यहां तक कहा कि एक्सप्रेसवे जो होता है उस पर ढेर सारी फैसिलिटीज होती हैं, उन फैसिलिटी का क्या हुआ? उन फैसिलिटी का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्यों ऐसा हुआ कि यह हादसा हो गया और सरकार या प्रशासन को पता नहीं चला? अगर वो कंटेनर खराब था तो पार्किंग लेन में उसको खड़ा क्यों नहीं किया गया? सीसीटीवी से जब मॉनिटरिंग होती है पूरे एक्सप्रेसवे की, तो वो मॉनिटरिंग ढंग से क्यों नहीं हुई? तो कई सारे सवाल हैं जो विपक्ष ने इस पूरे हादसे पर उठाए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जैसा मैंने कहा 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, और हादसा इतना भयावह था जिसके कारण वो जो पूरा का पूरी जो बस है उसके 2 हिस्से हो गए। वो जो कंटेनर है वो उस बस की टक्कर से पलटकर उस पूरी रोड पर तिरछा होकर जा गिरा वरुण। बिल्कुल। बहुत दुखद खबर। चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि 2022 की राजस्व विभाग के द्वारा भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया के पूरी होते ही प्रदेश में 30,837 लेखपालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में तमाम
परेशानियां थीं, समस्याएं थीं। एक परिवार आपस में जिले बांट लेता था और चाचा भतीजे वसूली पर निकल जाते थे। उत्कर्ष, आपसे सवाल ये कि सीएम ने और क्या कुछ कहा? जैसे उन्होंने सपा पर निशाना साधा है, क्या सपा की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है? देखिए, अब तक समाजवादी पार्टी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक बात जो जैसा आपने सवाल में पूछ भी लिया कि समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया, साफ तौर पर बहुत परोक्ष रूप से उन्होंने जो निशाना साधा, वो समाजवादी पार्टी पर ही साधा। हमने चुनाव के दौरान देखा था, और ये जो तल्खी आई है, उसका कारण भी मैं आपको बता दूं। चुनावों के दौरान हमने देखा था कि रोजगार के विषय पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश सरकार को खूब घेरा था। रोजगार नहीं दे पाने की बात कही थी, रोजगार में अनियमितताओं की बात कही थी, सरकारी नौकरियों में भर्तियां ना होने की बात कही थी। वो जो तंज होता है विपक्ष का कि देखिए कोर्ट में भर्तियां चली जाती हैं, गड़बड़ियां हो जाती हैं, पेपर लीक होते हैं, वो सब कुछ कहा गया था। तो इन सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक मौका था जहां वो खुद अपने हाथों से भर्ती पत्र दे रहे हों। उन्होंने उस मौके का भरपूर एक तरीके से आप कह लीजिए कि सियासी इस्तेमाल भी किया, और जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, वो जो लाइन आपने कही कि पहले तो ये होता था कि उत्तर प्रदेश में जिले बांट लिए जाते थे और एक परिवार ही आपस में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को बांटता था, और उसके बाद चाचा भतीजा मिलकर वसूली करते थे। इसके अलावा जो उन्होंने कुछ चीजें कही हैं, वो तो अधिकतर ऐसी हैं जो कि जो तमाम लोग जिनकी भर्ती हुई है उनका मोरल बढ़ाने वाली बात है, जहां पर वो बात करते हैं कि अपने कर्तव्य के हिसाब से आप काम करिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा, और जो आपकी नौकरी है वो ऐसी है कि आम लोगों का जुड़ाव सीधा आपसे होता है, तो ऐसे में आप लोगों को आम लोगों का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वो जो सियासी हमले हुए थे चुनावों के दौरान, उसका थोड़ा जवाब और दिया। इस चाचा भतीजा वाले कमेंट के बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार में जब निष्पक्षता से प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो युवाओं का विश्वास हमारी सरकार में जगा है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हमारी सरकार पर युवा विश्वास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश का युवा बाहर जाता था तो पहले ही छांट दिया जाता था, हमारी पढ़ाई का ये आलम था, या उत्तर प्रदेश की एक ऐसी छवि थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के युवा का देश में सम्मान हो रहा है, और ये नया उत्तर प्रदेश है, और नए उत्तर प्रदेश के नए युवा हैं, और हम इस बात को लगातार बनाए रखेंगे। उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम लगातार ऐसी कोशिशें करेंगे कि इस तरीके से जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार जारी रहें, भर्तियां जो खाली हैं वो भरी जा सके। और उन्होंने कहा कि पहले तो लेखपाल के पद खाली रखे जाते थे क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, और भर्ती की प्रक्रिया अगर होती थी तो वही बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई कि चाचा भतीजा मिल जाते थे और वो तय करते थे कि कौन से जिले में किसको कहाँ आवंटित करना है, किसको कहाँ जगह देनी है, नहीं देनी है। हमने इस पूरी तस्वीर को बदला है, और उत्तर प्रदेश की इस बदली हुई तस्वीर से उत्तर प्रदेश के युवाओं का भला होना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलना है मूल रूप से। उसके बाद जो आगे का पूरा भाषण था वो उस बधाई के क्रम में या उन तमाम लोगों को एड्रेस करने के क्रम में आए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आज अखिलेश यादव, जो आप पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से क्या कोई जवाब आया, आज अखिलेश यादव के जो हमले थे वो कुछ और विषयों पर थे, सरकार से उन पर जवाब नहीं आया, जैसे एक्सप्रेसवे वाले हादसे की हमने बात कही, और सरकार के जो आज हमले हुए उस पर आज विपक्ष ने जवाब नहीं दिया है। तो वो जो आमना सामना होता है मुद्दों का, वैसा कुछ होता आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखा नहीं है वरुण। बिल्कुल। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड पर पेश की गई एसआईटी रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में मुख्य आयोजक भोले बाबा पर खामोशी चिंता का कारण है। पूरे घटनाक्रम में उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, लेकिन एसआईटी द्वारा पेश रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित लगती है। उत्कर्ष, मायावती किस तरफ इशारा कर रही हैं? ऐसा क्या है रिपोर्ट में जिस पर उन्होंने निशाना साधा है? देखिए, 2-3 बिंदु हैं जिस पर मायावती खुलकर निशाना साध रही है, और हमने पहले भी जब हाथरस पर चर्चा की है तो हमने साफ कहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत पर इकलौती पार्टी अगर कोई है जो भोले बाबा का नाम सीधे सीधे ले रही है, जो भोले बाबा पर कार्रवाई की बात कर रही है, जो बाबा साकार हरि या कोई भी नाम आप कह लीजिए जो अनुयायी उनके नाम कहते हैं, ढेर सारे नामों में से एक, जिस भी रूप में आप उनको जानते समझते हो, जो सीधा हमला हो रहा है वो बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीम लीडर मायावती की ओर से हो रहा है। उन्होंने जो जिन 2-3 बिंदुओं पर बात उठाई, उन्होंने कहा कि एक एजेंडे, वो जो आपने कहा ना कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट पर जब हम कल लाइव थे और हमारी सहयोगी पंखुड़ी के साथ जब मैं उस पूरी रिपोर्ट आने के बाद चर्चा कर रहा था, जब एसआईटी की रिपोर्ट आई थी, निलंबन हुआ था, उसमें निलंबन का आधार जिन बातों को बनाया गया, इशारा उसी ओर है कि एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है कि आपराधिक साजिश की संभावना से
या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती का यही कहना है कि आप इस रिपोर्ट को एक खास एजेंडे से तैयार कर रहे हैं, कि आप ये चाहते हैं कि हर कोई आपराधिक साजिश के एंगल पर सोचता रहे, आपराधिक साजिश के एंगल को ही देखता रहे, लेकिन प्राइमा फेसी जो भोले बाबा मुख्य आरोपी, और उन्होंने तो साफ शब्द लिखा है अपने उस पूरे बयान में जो उन्होंने जारी किया है कि वो भोले बाबा को मुख्य आरोपी लिख रही हैं, मुख्य आयोजक लिख रही हैं, कि जिनके नाम पर लोग आए हैं, जिनको सुनने के लिए लोग आए हैं, वो आरोपी क्यों नहीं है। दूसरी बात, जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से भी कुछ हद तक मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो असंतुष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्रवाई यहाँ है, ये सक्षम अधिकारियों को तो नहीं, आप छोटे अधिकारियों को बोल सकते हैं कि एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, इन पर तो कार्रवाइयां हो गई, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, हालांकि एसआईटी रिपोर्ट में उसका एक कारण है कि बड़े अधिकारियों को सूचना नहीं थी, लेकिन वापस वही सवाल घूम कर आ जाता है। और खासतौर पर मायावती जिस तरीके से सवाल को उठा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में खूब पूछा जा रहा है कि 2-2.5 लाख लोग आ जाएंगे, एसडीएम नहीं बताएगा तो क्या उससे बड़े अधिकारियों को पता नहीं चलेगा? क्या फीडबैक का पूरे सिस्टम किसी भी जिले का सिर्फ 6 अधिकारियों से चलता है क्या? 2 चौकियों इंचार्ज हो गए, एक तहसीलदार हो गए, एक एसडीएम हो गए, एक सीओ हो गए, क्या यही मिलकर पूरे जिले का एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं? क्या यही मिलकर पूरी एलआईयू को अपने हाथ में कंट्रोल किए हुए हैं? 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा हो रहा है और रिपोर्ट कह रही है कि सक्षम अधिकारियों को नहीं पता था, इसलिए उनकी गलती नहीं है, नीचे वालों को बताना चाहिए था, नीचे वालों ने क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया, नीचे वालों ने जाकर जमीन नहीं देखी, तो इस कारण से गलती हो गई, इस कारण से गड़बड़ हो गई। लेकिन नीचे वालों ने जो लापरवाहियां बरती, तो वैसी लापरवाहियां बरतती रह गई और इतना बड़ा एक आयोजन हो गया। 2.5 लाख लोग जब आए होंगे तो पल झपकते तो आए नहीं होंगे, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बस बॉर्डर खुल गए, लोग पहुंच गए, वापस निकल रहे हों। लोग आए होंगे, एक रात पहले से आ रहे होंगे, बॉर्डर जो जिले का बॉर्डर होता है, उन इलाकों की को मूवमेंट का पता चला होगा। अगर राज्य के बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो राज्य के इलाकों को लोगों को पता होगा। अब वहां के तहसीलदार थोड़ी किसी और जिले के डीएम को बताएंगे। तो ये जो लूप होल दिख रहे हैं उस एसआईटी की रिपोर्ट में, या अनुशंसाएं के हिसाब से जो मुझे जो लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो जो चीज पूछना चाह रही है कि क्या सारी गड़बड़ छोटे अधिकारियों की थी, बड़े अधिकारियों का कोई रोल नहीं था, जो उनको क्लीन चिट दे दी गई। और जो सबसे बड़ा सवाल है, वापस उसको मैं दोहरा रहा हूं, जो मायावती जी ने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि भोले बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं, उनको बचाने की दृष्टि से रिपोर्ट क्यों तैयार हो रही है? आप रिपोर्ट को आपराधिक साजिश की ओर ले जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि हर कोई सोचे कि एक आपराधिक साजिश हुई, हाथरस में जो कुछ हुआ वो सोच समझकर और प्लान करके हुआ। लेकिन जो शुरुआती बयान है, जो तमाम रिपोर्टें कह रही है कि भाई चरण रज लेना था, उसके कारण भगदड़ मची, भगदड़, तो चरण रज लेनी किसकी थी? भोले बाबा की। कौन बोला कि मेरी चरण रज लेकर जाइए? भोले बाबा। किसको सुनने लोग आए थे? बाबा साकार हरि, मतलब वो एक ही नाम है कुल मिला के। जिस व्यक्ति के केंद्र में होने के कारण ये पूरे लोग पहुंचे, अगर आयोजकों का इतना ही दम था तो क्या बिना भोले बाबा के वो आयोजन करते और 2.5 लाख लोग पहुंचते क्या? वो जिनको सुनने आए, जिनका होर्डिंग में चेहरा है, जिनके नाम है, जिस पर आधार बन सकता है, मायावती यही सवाल उठा रही हैं कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस हैं उनके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी रिपोर्ट को एक खास एंगल दे रही है, उसमें बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है, जो उनके बयान से एक चीज समझ आती है, संकेत मिलता है। और तीसरी बात जो बहुत साफ लिख रही हैं वो ये कि भोले बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं वरुण, कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में हाथरस के मामले पर इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो सीधा सीधा बाबा साकर हरि या भोले बाबा पर सवाल खड़े कर रही है। वरना तमाम लोग, कोई प्रशासनिक अव्यवस्था बता रहा है, विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार पर उंगली उठा रही हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही है वो हम देख रहे हैं, जिसमें आयोजकों पर सारी जिम्मेदारी मढ़ दी जा रही है। ठीक है, चलिए रुक करते हैं चौथी खबर का, जो जुड़ी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं। यहां पर भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। उन्होंने मांग ये की कि ये जो कथित भूमि घोटाला है इसकी जांच की जानी चाहिए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। उत्कर्ष, ये मामला क्या है? मतलब ये जो अयोध्या जमीन घोटाला जिसको कहा जा रहा है, ये पूरा जो केस है, ये पूरा जो मामला है, वो आखिर है क्या? देखिए, एक अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है,
उस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में पिछले कुछ सालों में कई सारे बड़े बड़े लोगों ने, और कई लोगों ने, उसमें कई बड़े नाम हैं, इसलिए वो रिपोर्ट उन नामों की दृष्टि से, उन नामों के हवाले से, नामों के एंगल के साथ है। कई लोगों ने वहां पर जमीन की खरीद की है। अब कुल मिलाकर जिसको तथाकथित रूप से या कथित रूप से घोटाला कहा जा रहा है, वो एंगल ये है कि अयोध्या में जितने भी लोगों ने जमीन खरीदी उनको तो वहां मुनाफा मिल गया। मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई जमीन 100 रुपए की खरीदी तो आप उसको 150 में या 200 में बेच रहे हैं, लेकिन 7 सालों से करीब करीब उस रिपोर्ट के हवाले से जो कहा गया है कि 7 सालों से अयोध्या का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। यानी सरकार को जो, अगर मान लीजिए सरकार से कोई जमीन खरीदी गई हो और 7 सालों के अंदर 2-3 बार खरीदी गई हो, तो 7 सालों से सरकारी रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। यानी जो खरीद रहा है वो तो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन सरकार कोई मुनाफा नहीं कमा रही। और इसमें हवाला दिया जा रहा है खास तौर पर 7 सालों में भी पिछले 5 सालों का, कि 2019 में जब से अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हिंदू पक्ष के फेवर में वो फैसला आया था, हिंदू पक्षकारों को अनुमति दी गई थी कि नहीं ठीक है, आप यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो ट्रस्ट बना और फिर मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस दौरान बहुत सारी जमीनें खरीदी गई हैं। कुछ नाम जो मैं वापस बोल रहा हूं कि अभी ये किसी और रिपोर्ट के हवाले से है, अगर उनका जिक्र कर दें तो इसमें कई दूसरे राज्यों के कई सारे अफसर, कई सारे बड़े प्रभुत्व रखने वाले लोग, सियासतदान तक शामिल हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य के एक उप मुख्यमंत्री का नाम है, एक पूर्व सांसद जो कि बहुत चर्चित हैं, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनका नाम है, उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स के एक बहुत बड़े अधिकारी का नाम है। और इसमें यह बताया है कि 25 अलग अलग गांवों की पड़ताल की गई और करीब 2500 रजिस्ट्रियों का सैंपल एक लिया गया इस पड़ताल के लिए। और इसमें यह पता चला कि 30% तक की बढ़ोतरी, तमाम जो जमीन की डील होती थी उनमें 30% की बढ़ोतरी हुई है दामों से लेकर डील होने में। यानी जो एक एवरेज जो ट्रांजेक्शन होते होंगे, अगर मान लीजिए हर महीने 100 जमीनें खरीदी जाती होंगी तो, या खरीद बिक्री होती होगी, तो अब वो 130 की होने लग गई है। अगर पहले कोई जमीन 100 रुपए की होती होगी तो वो 130 की होने लग गई है। और इसमें जैसे मैंने आपको नाम लिया कि कई बड़े बड़े नाम, इसके अलावा कई आईपीएस हैं, शिक्षा विभाग, रेलवे विभाग, अलग अलग आईपीएस, आईएफएस, रिटायर्ड डीजीपी, मतलब शिक्षा से जुड़े, सीबीएसई से जुड़े, कई सारे बड़े बड़े बोर्डों से जुड़े, हरियाणा से जुड़े, नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको कही दिया, तमाम जगहों से जुड़े कई बड़े नौकरशाह, कई बड़े अफसर, कई बड़े नेता, कई बड़े अधिकारी इस पूरी जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। अब एक बात है कि क्यों गड़बड़ी वाली बात को तथाकथित या कथित हम कह रहे हैं। दरअसल जिन्होंने जमीन खरीदी या जिनसे जमीन खरीदी गई, खासतौर पर जिनसे खरीदी गई, अब तक उनमें से किसी भी पक्ष ने किसी तरीके के गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाए। यानी कोई ये नहीं कह रहा कि दबाव में मुझसे जमीन खरीद ली गई, कोई ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं दिया गया। लेकिन इसमें जो पूरा का पूरा ये जो मामला उठ रहा है, इस मामले के उठने का कारण ये है कि अयोध्या में अगर प्रॉपर्टी की डीलिंग इतनी ज्यादा हो रही है, अगर प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री इतनी ज्यादा हो रही है, तो वहां पर जो सर्किल रेट तय होने चाहिए वो क्यों नहीं बढ़े। यानी जो रजिस्ट्री हो रही है, अगर मान लीजिए जो भी जमीनें खरीदी जाती हैं, और 1 मिनट के लिए मान लीजिए मैं इस खबर के चक्कर में कुछ अधिकारियों को फोन लगा रहा था, कुछ अधिकारियों ने मुझे कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि क्या वो काले धन से जमीन खरीदी गई है ऐसी पुष्टि हो रही है क्या जबरदस्ती खरीदी गई है ऐसी पुष्टि हो रही है क्या औने पौने दाम में जमीन खरीदी गई है ऐसी पुष्टि हो रही है क्या? ये तीनों बात तो रिपोर्ट में नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सक्षम है, मान लीजिए उत्कर्ष या वरुण में से कोई, हम दोनों में से कोई एक, उदाहरण के तौर पर अपने दर्शकों के लिए, मान लीजिए वरुण मुझसे जमीन खरीद रहे हैं, वरुण के पास पैसा है, वरुण सक्षम है मुझसे जमीन खरीद सकें। आपने मुझसे जमीन खरीदी, आपने 100 रुपए की जमीन खरीदी, अयोध्या का केस आया, आपने 100 रुपए में जमीन खरीद ली, आपने उस जमीन की रजिस्ट्री कराई, उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि रजिस्ट्री 10% की है, तो आपने 10 रुपए सरकार को दिए, आपको कुल 110 रुपए देने पड़े। 3 साल बाद आपने वो जमीन किसी और को बेच दी। 2019 में आपने खरीदी थी, 30% जमीन बढ़ गई। यानी अब आप अगर मुझे वापस वो जमीन बेचते हैं तो आप मुझे 130 की जमीन बेचेंगे, लेकिन रजिस्ट्री का रेट, जमीन का रेट तो 30 गुना बढ़ गया, लेकिन रजिस्ट्री का रेट मतलब सर्किल रेट जस का तस बना रहा। तो अब आप 10% के हिसाब से सरकार को 13 रुपए दे रहे हैं। क्योंकि जमीन ज्यादा हुई तो सरकार के पास ज्यादा पैसे आए, लेकिन सरकार को जमीन के पैसे ज्यादा मिले, इस तरीके से सर्किल रेट में बढ़ावा नहीं हुआ है। इसको आधार बनाया जा रहा है कि सरकार को जो जमीन के रेट सरकार को भी बढ़ाने चाहिए थे, अगर वहां मांग बढ़ी है तो सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़े। और यही एक बात कही जा रही है कि सरकार को तो पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन जो लोग जानते थे या जब फैसला आया तब जिन लोगों ने जमीन खरीद ली। और इस रिपोर्ट में एक बात और है,
वरुण, जिसको एक तरीके से एक इशू के तौर पर रखा जा रहा है, जिसको एक सवाल जहां पर खड़े किए जा रहे हैं कि फर्ज कीजिए आपने 100 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, ये उदाहरण के लिए है। आपने क्या किया, 100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने 1000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी वरुण ने। लेकिन वरुण ने 2019 में देखा कि नहीं, अभी फैसला आ गया, आपने 1000 में से 100 स्क्वायर फीट बेच दिया, 900 अपने पास रखा। वो 100 स्क्वायर फीट आपने 100 रुपए की दर से नहीं 130 की दर से बेचा, 30% का मुनाफा लेकर। फिर 2024 आया, हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम हुआ, फिर 30% रेट बढ़ गए। आपने फिर अपने बचे 900 स्क्वायर फीट में से 100 स्क्वायर फीट बेचा 160 पे, यानी अब आपने और 30% बढ़ा दिया। आपको लगातार 2 बार मुनाफा हो गया और अभी भी आपके पास 800 स्क्वायर फीट की जमीन पड़ी है। इन दोनों बार में लोगों को तो मुनाफा हो रहा है, लोग तो जमीन औने पौने दाम में खरीदे, जिन्होंने 7 साल पहले से खरीदी उनको तो बहुत सस्ती जमीन मिली, क्योंकि तब तो कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया था। और अब वो जो मुनाफा कमा रहे हैं, सरकार मुनाफा नहीं कमा पा रही, ये एक सवाल जो है वो उस रिपोर्ट में खड़ा किया गया है। और इसी को आधार लेते हुए, और इससे ज्यादा क्योंकि आपने सियासी सवाल पूछा था, देखिए सरकार का, विपक्ष का तो सीधा आरोप ये है कि अरबों रुपए का घोटाला हुआ, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। विपक्ष की ओर से और मुख्य रूप से अगर अखिलेश यादव की ओर से बात की जाए, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जमीनें भूमाफियाओं ने खरीदी है। उन्होंने कहा कि आम लोग तो जमीन खरीद ही नहीं पा रहे हैं, वहां पर भूमाफिया लोग जमीन खरीद रहे हैं और वो लोग मिलकर वहां पर जमीन के रेट को बढ़ाते जा रहे हैं। और जो आस्थावान है, जो वहां पर शायद अच्छे काम, मंदिर, धर्मशालाएं, इस तरीके की चीजों को बनाना चाहते हैं, या वहां के जो आसपास के लोग हैं, जो किसान हैं, वो उसको तो जमीन का रेट मिल ही नहीं पाया, क्योंकि ये तमाम जमीन जो है वो करीब करीब 7 साल पहले खरीद ली गई। और अब अगर आप देखेंगे तो वो जो किसान वगैरह हैं, अब वो जमीन की जितनी भी रीसेल हो रही है, उसमें उन आम लोगों को, किसानों को, या अयोध्या फैजाबाद के जो स्थानीय रहवासी हैं, जिन्होंने 7 साल पहले अपनी जमीन बेची, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। ये विपक्ष का आरोप है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है अयोध्या की जमीनों को लेकर। चलिए रुक करते हैं 5वीं खबर का। परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस यानी टैबलेट पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज कराना, इसको लेकर मंगलवार को दूसरे दिन शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर कक्षाएं ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव रामगोपाल यादव, सांसद चंद्रशेखर समेत कई पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने शिक्षकों का समर्थन किया। उत्कर्ष, इन नेताओं ने क्या कुछ कहा, और एक सवाल ये कि आखिर कब तक शिक्षकों का ये जो विरोध है ये चलता रहेगा? देखिए, शिक्षकों का ये कहना है कि जब तक इस व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, तब तक उनका ये जो विरोध है वो जारी रहेगा। मतलब अगर लेकिन काम करेंगे अटेंडेंस तो जैसा लगाने में आपने परेशानी कहाँ है? जी, अटेंडेंस लगाने में परेशानी कहाँ है? अटेंडेंस लगाने में परेशानी, वरुण, हमने कल भी इस पर बात की थी, मैं फिर से बात दोहराता हूँ। जो शिक्षक संघ है, उनकी ओर से एक बात लगातार कही जा रही है कि अटेंडेंस लगाने में परेशानी 2-3 चीजों पर है। पहला कि इस वक्त बाढ़ बारिश का मौसम है, ये मौजूद नहीं है कि हर शिक्षक, वो जो नियत समय दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा देर से पहुंचिए और लगा लीजिए। 8 से 8:30 की एक रियायत दी गई, 8:30 तक आपको अटेंडेंस लगानी है, आप पहुंचिए और आपको अटेंडेंस लगानी है। पहुंचना मुश्किल है। दूसरा एक तर्क जिस पर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना अभी ईगो का विषय बन गया है, ये एक टसल का विषय बन गया है सरकार बनाम शिक्षक संघों में, वो इस बात को लेकर बन गया है कि शिक्षक संघों का कहना है कि अटेंडेंस सिर्फ शिक्षकों के लिए क्यों। उत्तर प्रदेश के कई सारे सरकारी विभाग हैं, जिन अधिकारियों ने इस पूरे नियम को ड्राफ्ट किया, वो तो उन पर भी आरोप लगाते हैं कि सचिवालयों से लेकर तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर डिजिटल अटेंडेंस क्यों नहीं है, क्यों अधिकारी हर जगह, मतलब ये व्यवस्था अगर लानी है तो उत्तर प्रदेश का हर सरकारी सेवक अपने अपने जो समय तय है, 9 बजे है तो 9 बजे, 10 बजे तो 10 बजे पहुंचे और अपनी डिजिटल अटेंडेंस लगाए। ये सारी नकेल सिर्फ शिक्षकों पर क्यों कसी जा रही है? और ये जो एक सवाल उठ रहा है, जिसके लिए मैंने आपको कहा कि ये जो पूरा मामला है ये टसल का और ईगो का बन गया। शायद सरकार और शिक्षक संघ आपस में बैठते तो इसका एक बेहतर समाधान निकाल लिया जाता। अगर बारिश की बात है, जो जिले प्रभावित हैं, शायद उन जिलों में छूट देकर बाकियों पर इसको लाया जाता। एक मॉडल एप्लीकेशन रखी जाती कि, या एक मॉडल कॉन्सेप्ट रखा जाता कि चलिए हम इन जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके बाकियों पर लागू करेंगे। ये व्यवस्था भी बन सकती थी। लेकिन शासन की ओर से भी वही हुआ कि वो ईगो का सवाल बना कि नहीं, 75 जिलों में तमाम जो 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं, उसमें 2 लाख से ज्यादा हमने वो टैबलेट्स भेजे हैं, उन पर ये प्रक्रिया कल से शुरू हो जानी है। सोमवार की तारीख थी, सोमवार से आपको शुरू करनी है। तो दोनों ही ओर से जो बिल्कुल एक ऐसा ऐलान है कि जिसमें कोई भी सुधार कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, टकराव वहां हो रहा है। वरुण, जो आप पूछ रहे थे बीच में कि दिक्कत कहां है, दिक्कत यह है कि वो एक ईगो का सवाल ज्यादा बन गया है।
उसमें कुछ एक प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां तो रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां स्कूलों में पानी भरा हुआ है, उन जगहों पर पहुंचना दूभर है। खुद सरकार निकल रही है, हम शायद आगे बात भी करेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निकले और प्रदेश के अलग अलग जिलों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, तो बाढ़ तो है, उस बात को सरकार को मान लेना चाहिए। आप वहां पर बिल्कुल रिजिड नहीं हो सकते, वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं अटेंडेंस नहीं लगी हम आपको एब्सेंट मानेंगे, वहां पहुंचना मुश्किल है। और वहां आप ये नहीं तय कर सकते कि आप 8 बजे ही पहुंच जाएंगे, एकाएक पानी बढ़ रहा है, रात को अगर बारिश हो रही है, अगले दिन पानी बढ़ रहा है, तो परिस्थितियों को समझना होगा। तो एक ना संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई है और इसका लाभ लेते विपक्ष के लोग, और इस संवादहीनता से, और ना इसको वरुण थोड़ा सा सियासी तौर पर समझिए, करीब करीब 2.25 लाख 6 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं, 2.25 लाख तो टैबलेट बटे हैं, 6 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। अगर मोटा मोटा ये माना जाए कि हर एक घर 5 लोगों का घर है, एक एवरेज पकड़ा जाए, तो 30-35 लाख वोटरों का अब ये हिसाब किताब हो गया है। ऐसे में खासतौर पर जब प्रदेश में उपचुनाव होने हों, तो जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, कल आपको याद होगा जब हम ये चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि सत्ता पक्ष के अंदर से भी इसमें कुछ सवाल उठने शुरू हो गए हैं, कुछ चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, कुछ चिट्ठियां लिख दी गई। मैं आपको नाम, अगर आप कहें तो मैं आपको नाम भी बताता हूं कि किन किन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के नेताओं ने या किन किन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने चिट्ठियां लिखी हैं। अगर हमारे पास समय हो तो मैं उन नाम को भी लूं, वरुण जी। तो देखिए, मैं जो आप बोल रहे थे कि कौन कौन है, तो उसमें हमको जो दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से आपने अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम लिया, इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया, समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलसी बाबूलाल तिवारी, अवधेश कुमार सिंह, इन सभी ने अपने लेटर हेड पर चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कि इस पर पुनर्विचार करिए, शिक्षकों की जो मांगे हैं उसको सुनिए, वो जो दिक्कतें बता रहे हैं उनको भी सुना जाए। और शिक्षकों की दिक्कत, जैसे मैंने आपको बताया, मैं वापस कह रहा हूं कि शासन की ओर से और शिक्षक संघों की ओर से थोड़े से ना संवाद नहीं होने के कारण ये दिक्कत ज्यादा बड़ी होकर पूरे राज्यव्यापी दिखाई दे रही है। शायद ये होता कि कुछ एक बड़े जिले, चाहे आप मान लीजिए लखनऊ ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, आप बरेली ले लीजिए, आप नोएडा ले लीजिए, जहां आपको लगता है कि नहीं कम्युनिकेशन आसान है, पहुंचना आसान है, आप मॉडल जिलों के तौर पर लाते, आप वहां पर डिजिटल अटेंडेंस शुरू करते, गाजियाबाद पर शुरू करते, और उसके बाद उनके आसपास के जिलों में, और फिर सुदूर के इलाकों में जाते जहां दिक्कत की बात हो रही है। सरकार ने वैसा विकल्प सोचा नहीं। शिक्षक संघों ने इसको उस तरीके से नाकसफल बनाया कि अगर सरकारी कर्मचारियों वाले नियम हम पर लागू हैं तो वो सब पर लागू करवाइए। मतलब हम तैयार हैं, लेकिन ये पहले वो जो एक होता है ना कि जाइए पहले उससे लिखवा कर आइए, वो जो एक फिल्मी डायलॉग बड़ा था कि उसका साइन करवा कर आओ, ये कुछ वैसी परिस्थिति हो गई है अभी उत्तर प्रदेश में कि उनसे भी करवाइए डिजिटल अटेंडेंस, फिर हम भी करेंगे। और इसीलिए ये टसल बढ़ती जा रही है। कब तक चलेगी ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि संवाद स्थापित होना जरूरी है। सत्ता से भी मांग है, विपक्ष से भी मांग है, और मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिनों में सरकार भी और शिक्षक संघ भी कोई बढ़े, शायद कोई बीच का रास्ता निकले। चलिए, अब चलने का वक्त है और चलते चलते बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ की चपेट में आए पीलीभीत जिले के हालातों को परखने के लिए बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे, और यहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। खकरा और देवहा नदियों की बाढ़ से प्रभावित इलाके के ऊपर सीएम का हेलीकॉप्टर काफी देर तक घूमता रहा। इसके बाद पूरनपुर के अभयपुर गांव में बने हेलीपैड पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा। जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद वो बाढ़ग्रस्त गांवों के दौरे पर गए। उत्कर्ष, सवाल कल वाला ही है, यूपी में कहां कहां बाढ़ की स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है, सरकार क्या कर रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा आपने कहा कि पीलीभीत जिले के दौरे पर थे, मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं जो मेरे पास इस वक्त आया है। वो अपडेट ये है कि उसके बाद वो लखीमपुर खीरी भी गए हैं, और लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। उन इलाकों में जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बयान आया कि प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं, और उन्होंने कहा कि अब एक बाढ़ बुलेटिन जारी किया जाएगा जो कि बाढ़ की जानकारी रोज देगा, जो हम लोग कई बार बोलते हैं कि स्पष्ट आंकड़े नहीं मिलते, उसको लेकर कल तक की जो जानकारी सरकार की ओर से जारी की गई इसके कहने के बाद वो ये कि जिलेवार संख्या की बात करें तो ये कहा गया कि 36 जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बारिश हुई है, औसत से ज्यादा बारिश हुई है। इसके बाद सामान्य वर्षा वाले 16, कम जिले जहां बारिश हुई वैसे 9, और उसके बाद उसमें कम और कमतर की है, तो 36 जिले ऐसे हैं जहां ज्यादा बारिश हो रही है।
12 जिलों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो बाढ़ प्रभावित हैं। जो संख्या है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं, जो परोक्ष रूप से यानी सीधे सीधे प्रभावित हैं, जिनके घर या जिनके जो इलाके हैं जहां पर वो रुकते थे, बसर करते थे, वो डूब क्षेत्र में या बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। नदियों की जानकारी भी जारी की गई है कल तक के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें कचला ब्रिज जो है, गंगा नदी, राप्ती नदी, शारदा नदी, इसके अलावा अगर जिलों की जो आप बात कर रहे हैं कि जहां ज्यादा बुरी स्थिति है, जहां नदियां बिल्कुल उफान पर हैं, जहां पर वो पहुंची है, तो उसमें बदायूं है, बदायूं के कुछ हिस्से हैं जहां पर बाढ़ है, बलरामपुर है, उसके बाद हमारे पास लखीमपुर खीरी है, सिद्धार्थनगर है, गोंडा है, बाराबंकी है। ये वो जिले हैं जहां पर कल से लेकर आज तक लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ी है। मतलब यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हैं वो ज्यादा हुए हैं, और उसके 2 कारण हैं। एक तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है, अत्यधिक बारिश वाले जिलों में भी है, और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो नदियां हैं जिनमें मैंने नाम लिया, चाहे हम गंगा का नाम लें, चाहे हम राप्ती का नाम लें, चाहे हम घाघरा का नाम लें, ये इस वक्त खतरे के निशान से जिन जिलों का मैंने नाम लिया वहां ऊपर बह रही है, क्योंकि पहाड़ों पर या नेपाल में जो बारिश हो रही है और वहां पर जो बांध खोल दिए गए हैं, अब इन नदियों में जलस्तर भी ज्यादा हो गया है। कुल मिलाकर हमारे पास जो जानकारी है 6 नदियां हैं, गंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और क्वानो। ये 6 नदियां खतरे के जलस्तर से ऊपर अलग अलग जिलों में, जिसमें बदायूं, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा शामिल हैं, वो ऊपर चल रही हैं, यानी कि ये सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद जहां बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्थिति है अभी, और अगर मान लीजिए बारिश बढ़ती है, रात भर में बारिश होती है, तो घाघरा और राप्ती से जो प्रभावित होने वाले जिले हो सकते हैं वो हैं अयोध्या, श्रावस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर। इनको अलर्ट पर रखा गया, और बिल्कुल हाई अलर्ट पर, क्योंकि यहाँ बिल्कुल वो जो नेक लाइन होती है खतरे के निशान की, नदियां वहां पर हैं, तो अगर बारिश भी ज्यादा हुई या पीछे से ज्यादा पानी आया तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। और कुछ एक जिलों पर जहां आज यानी 10 तारीख की रात तक के लिए बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया गया है, यानी माना जा रहा है कि जहां पर बाढ़ आ सकती है उसमें बदायूं, फतेहगढ़, मुरादाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और कुशीनगर, कुल 11 जिले शामिल होते हैं। तो जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 12 जिले प्रभावित हो चुके हैं, 11 पर अलर्ट है। जिलों के नाम मैंने आपको बताया जहां खतरे के निशान से ज्यादा है वैसे 7, और उसके अलावा 4 और हम अगर गिन लें, ये संख्या 11 की होती है, उसमें ये कि जहां ये जनहानि की बात या फिर बिल्कुल खतरे के निशान पर नदियों के चलने की बात हुई है। कल तक का आंकड़ा जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 7 लोगों की अलग अलग इलाकों में एक जगह पर इस पूरे बाढ़ के कारण या ज्यादा वर्षा के कारण जो तमाम दिक्कतें हुई हैं, 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अगर संख्या बताऊं तो बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, कन्नौज और प्रतापगढ़, ये 5 अलग अलग जिलों से कुल 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पीलीभीत और श्रावस्ती में 2-2 लोग और बाकी जिलों में 1-1 लोगों की मौत हुई बाढ़ के कारण। वरुण, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें अमर उजाला के साथ, देखते रहें यूपी की बात। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।